नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने मनोविज्ञान के क्वेश्चनों की यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चनों की जो सीरीज चला रखी थी, रीड प्री और मेंस दोनों के लिए, जो उसी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज का अपना ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखेगा। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, जो भी पेपर हुए हैं, उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इंक्लूड है और आगे के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस 5वें नंबर के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इसमें ज्यादा डिटेल में अपन बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो आपने डिटेल में तो आपने किताबों से बहुत पढ़ा होगा, केवल ये एक प्रैक्टिस सेट है। चलिएगा दोस्तों, इस 5वें नंबर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 5, 14, 16 और 8। केटल महोदय द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 16। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता और आत्मसिद्धि। निम्न में से कौन सा मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता और दबाव। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्वंद्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान है जो दोस्तों स्टीफेन एम कोरे से संबंधित है? इनका पूरा नाम है स्टीफेन एम कोरे। इनसे संबंधित कौन सा अनुसंधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमे सीखने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षक का समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। यानी कि खेल कूद विधि से जब बच्चों को सिखाया जाता है तो खेल कूद से बच्चे की वृद्धि भी होती है और उसके माइंड का डेवलप भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। आरटीई 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है?
उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उपलब्धि। दैहिक का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित कौन सा अभिप्रेरक नहीं है, तो वो है उपलब्धि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अध्यापन शैली पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 25:1, 35:1, 40:1 और 30:1। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में, ये बात कर रहा है दोस्तों प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30:1, यानी कि 30 तो छात्र हो और 1 अध्यापक हो, यानी कि 30 छात्रों पर 1 अध्यापक। आगे बढ़ते हैं। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का और नैदानिक मूल्यांकन का। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्य अवधि परीक्षा का मतलब है हाफ ईयरली एग्जाम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसन, एचआईवी एड्स। कौन सा रोग है जो वंशानुगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फिनाइल कीटोनूरिया। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसे चयापचयी रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये वंशानुगत रोग होता है, यानी कि ये जन्मजाति होता है। अगर ये रोग किसी में है तो वो जन्मजात है, वंशानुगत ये रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का विकास तो समान होता है, लेकिन इनके विकास की दर कम ज्यादा हो सकती है। यानी कि इसका जैसे माना कि इसका जल्दी विकास हो सकता है और इसका धीरे विकास हो सकता है, लेकिन विकास की दिशा सेम रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से इसका विकास हुआ उसी प्रकार से विकास तो उसका होगा, केवल स्पीड में थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकता है। तो ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी समान प्रतिरूप का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, यानी कि ये कितने से कितने वर्ष की अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी परीक्षण, रोरसा परीक्षण, WAIS, रेवन का SPM। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड,
कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। और इसे याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 100, 90, 120 और 110। ये गणित के जैसा सवाल है दोस्तों। इसका सूत्र होता है एम ए बटा सी ए इंटू 100। IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो इसकी एम ए कितनी है? एम ए तो है इसकी दोस्तों 12 और सी ए है इसकी 10 वर्ष इंटू 100 इंटू 100। तो अब ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 और 10 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 120। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 120 IQ वाला बालक कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अभिभावक बालक संबंध। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, XXY गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 22। डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसे। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिगुणसूत्रता 21, 21, त्रिगुणसूत्रता 21। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? त्रिगुणसूत्रता 21। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय हैं निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राप्तांकों की बारंबारता। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? TAT, SCT, ड्रा-ए-मैन, MMPI। इनमें से बताना है कि प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, MPI। ये प्रक्षेपीय उदाहरण परीक्षण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेक्सलर, एरिक एरिक्सन। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और आपको कमेंट करके बताना है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 30%, 33%, 40% और 45%। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता।
किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, उपलब्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और दोस्तों एक इसी के साथ जो अपने साइकोलॉजी की ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसी के साथ रीट प्री और मेंस के लिए और भी कोई अन्य एग्जाम होते हैं उनके लिए राजस्थान जीके सीरीज भी चला रखी है, तो आप उससे भी जरूर जुड़िएगा। और निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।